नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 यानी 39 के बारे में चर्चा करेंगे। आदेश 39 अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेशों के बारे में बताता है कि अस्थायी आदेश क्या होते हैं और अंतर्वर्ती आदेश क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अस्थायी आदेश की कि अस्थायी आदेश क्या होता है। जब कभी कोई वाद चल रहा है और उसमें जो पीड़ित पक्षकार है उसको किसी प्रकार की कोई संपत्ति से संबंधित, सुविधा से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार से संबंधित अगर उसको कोई परेशानी होती है तो वह न्यायालय में यह उपचार मांग सकता है कि वह उस संपत्ति के विरुद्ध या उस संविदा के विरुद्ध कोई ऐसा अस्थायी आदेश जारी करे जिससे कि जो कार्य जहाँ चल रहा है वो वहीं पर ही रुक जाए। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी आदेश है वो निम्न स्थितियों में जारी किया जा सकता है। पहला है तो वो कौन सी अवस्थाएं हैं जब जैसे संपत्ति के संबंध में हो, तो नियम 1 है वो संपत्ति के संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में बताता है कि वह कौन सी अवस्थाएं हैं जब संपत्ति में अस्थायी आदेश प्राप्त होता है। तो संपत्ति की स्थिति में तब अस्थायी आदेश प्राप्त होता है जब वाद के किसी भी प्रक्रम में शपथ पत्र पर या अन्यथा न्यायालय को प्रतीत होता है। शपथ पत्र पर या तो जैसे शपथ पत्र के आधार पर या किसी अन्य स्थिति, शपथ पत्र कौन देगा? शपथ पत्र वह व्यक्ति देगा जिसने न्यायालय में वाद संस्थित किया। तो उसके आधार पर या किसी अन्य स्थिति में यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि संपत्ति को खतरा है या उसका दुर्विनियोग होने वाला है या नुकसान या अन्य किसी प्रकार से संक्रांत या गलत तरीके से संपत्ति का विक्रय किया जाएगा जो कि डिक्री के निष्पादन में रोकथाम लगाता है या रुकावट पैदा करेगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय संपत्ति संबंध में अस्थायी आदेश जारी कर सकता है। यदि दूसरी इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि यदि प्रतिवादी संपत्ति को हटा रहा है, यानी जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद संस्थित किया गया है वह व्यक्ति यदि संपत्ति को न्यायालय में हटा रहा है या उस संपत्ति का व्ययन कर रहा है या इस प्रकार से उस संपत्ति के लिए धमकी दे रहा है जिससे कि जो भी उस संपत्ति से संबंधित जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय है वो अस्थायी आदेश है वो जारी कर सकता है। तीसरी इसमें जो परिस्थिति वो है यदि कोई भी व्यक्ति संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है किसी भी प्रकार से, यदि वादी को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अगर धमकी दी जाती है तो इन अवस्था में न्यायालय अस्थायी आदेश जारी करेगा जिससे कि संपत्ति को सुरक्षा हो सके जब तक वाद का निस्तारण नहीं हो या जब तक कोई अतिरिक्त आदेश नहीं दिया जाए। अस्थायी आदेश यानी टीआई जारी की जा सकती है, यानी न्यायालय द्वारा इन परिस्थितियों में संपत्ति के विरुद्ध अस्थायी आदेश है वो जारी किया जा सकता है कि कब, जैसे मान लो कोई संपत्ति को कोई नुकसान हो या किसी प्रकार से उसको खतरा हो या जो प्रतिवादी है वो संपत्ति को हटा रहा है या संपत्ति को कोई नुकसान करने की किसी प्रकार से अगर प्रतिवादी है वो धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय है वो अस्थायी आदेश है वो जारी कर सकता है। दूसरा जो इसका नियम है वो संविदा से संबंधित है कि यदि प्रतिवादी कोई संविदा भंग कर रहा है तो वादी आवेदन कर सकता है कि उसे रोका जाए और संविदा भंग करने नहीं दी जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में कोई संविदा करता है और ऐसी स्थिति में यदि वादी को यह लगता है कि जो संविदा की गई है उस संविदा का भंग किया जा रहा है या उस संविदा में कोई रुकावट पैदा की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस संविदा को चालू रखने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया जा सकता है और या जब वाद संस्थित किया गया था उस समय तक उस संविदा को रोका जा सकता है। नियम 2 ये कहता है कि यदि न्यायालय द्वारा यदि कोई ऐसा अस्थायी आदेश जारी कर दिया जाता है और उसे कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो व्यादेश नहीं मानने के क्या परिणाम होंगे। यदि नियम 1 और 2 के अंतर्गत यदि कोई भंग हुआ है तो न्यायालय निम्न कार्य कर सकता है या निम्न आदेश दे सकता है। पहला है दोषी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करेगा, यानी न्यायालय है वो दोषी व्यक्ति, जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है। उसे सिविल कारावास भी दे सकता है जो कि 3 माह तक का होगा, यानी न्यायालय यदि किसी अस्थायी आदेश के उल्लंघन के दौरान यदि कोई दोषी व्यक्ति होता है तो
उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है और उसे सिविल कारावास जो कि 2 महीने 3 महीने तक का होगा उसे दे सकता है, या दोनों प्रकार के आदेश भी न्यायालय जारी कर सकता है। जहाँ पर संपत्ति की कुर्की हुई है तो वह 1 वर्ष तक की होगी, संपत्ति है वो कुर्क होगी। समय समाप्त होने पर उस संपत्ति को बेचा जाएगा तथा जो भी प्राप्त होगा वह उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यायालय द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया जाता है जहां पर संपत्ति कुर्क हुई है तो उस संपत्ति को 1 वर्ष तक के लिए कुर्क रखा जाएगा और उस 1 वर्ष की अवधि के पश्चात उस संपत्ति को बेच दिया जाएगा तथा जो भी उससे आगम प्राप्त होगा वह उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो कि पीड़ित है। नियम 3 इसमें ये कहता है कि जो कि प्रक्रिया के बारे में बताता है कि व्यादेश से पूर्व क्या स्थिति होगी। जब तक न्यायहित विफल नहीं है दूसरे पक्षकार को सूचना दी जाएगी। व्यादेश से पूर्व क्या होगा कि दूसरे पक्षकार को सूचना दी जाएगी। जहां पर तुरंत कार्रवाई करनी है तो वहां पर बिना सूचना के भी अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है और अस्थायी व्यादेश के बाद सभी दस्तावेज है वो उससे ले लिए जाएंगे। नियम 3A के अंतर्गत है कि 30 दिन के भीतर अगर कोई अस्थायी व्यादेश का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निपटारा है वो 30 दिन के भीतर ही किया जाएगा। 30 दिन के बाद यानी 30 दिन से पूर्व ही उस अस्थायी व्यादेश के बारे में जो भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है उसका निपटारा कर दिया जाएगा। नियम 4 ये कहता है कि जहाँ पर न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि जो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वह मिथ्या है, भ्रमात्मक कथन है या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हो गया है तो ऐसी स्थिति में अस्थायी व्यादेश में न्यायालय परिवर्तन कर सकता है। यानी किसी भी प्रकार का न्यायालय है ऐसा जो भी TI या अस्थायी व्यादेश प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। नियम 5 ये कहता है कि जो स्थिति निगम यानी अस्थायी व्यादेश है वो निगम के मामलों में भी लागू होगा। TI का जब भी आवेदन किया जाएगा उसमें निम्न चीज़ें जो हैं वो होंगी। नंबर 1, प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है उसके पक्ष में ही मामला होना चाहिए। अगर उसके पक्ष में मामला नहीं होगा तो वहाँ पर अस्थायी व्यादेश है वो जारी नहीं किया जाएगा। और सुविधा का संतुलन, यानी कि जो वादी प्रस्तुत कर रहा है उससे जो भी वाद चल रहा है उस वाद के लिए सुविधा का संतुलन होना चाहिए, यानी अपूर्ण क्षति नहीं होनी चाहिए। निगम के मामलों में भी जो भी यानी नियम 5 कहता है कि निगम के मामलों में भी सभी ऑफिसरों पर वह आदेश लागू होगा। नियम अस्थायी आदेश के बाद में आता है अंतर्वर्ती आदेश। अंतर्वर्ती आदेश कौन से होते हैं? वो सभी आदेश होते हैं जो संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। यानी कि न्यायालय में जब वाद चल रहा है तो उस स्थिति में यदि न्यायालय को ये लग रहा है कि किसी प्रकार का आदेश संपत्ति की सुरक्षा के लिए या अन्य किसी प्रकार से अगर दिया जाता है, आदेश अगर दिया जाता है तो उन आदेशों को अंतर्वर्ती आदेश कहते हैं। ये आदेश निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि विक्रय यानी जंगम संपत्ति का यदि न्यायालय को अगर ये लगता है कि कोई जंगम संपत्ति है वो खराब होने वाली है या शीघ्र क्षयशील है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है कि उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाए। दूसरा है इसमें नियम 7 ये बताता है कि संपत्ति का निरोध हो सकता है, निरीक्षण हो सकता है और परीक्षण हो सकता है। यदि संपत्ति की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक है कि उस संपत्ति को न्यायालय अपने कब्जे में ले या उस पर कोई व्यक्ति की निगरानी रखे तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ऐसा अंतर्वर्ती आदेश दे सकता है कि संपत्ति का निरोध किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए और उसका परीक्षण किया जाए। जो भी न्यायालय द्वारा अंतर्वर्ती आदेश दिए जाएंगे वो नोटिस के बाद दिए जाएंगे, यानी दूसरे पक्षकार को उसकी सूचना दी जाएगी। यदि दूसरा पक्षकार उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति में ऐसा आदेश दिया जाएगा और अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसे सूचना देने के बाद में ऐसा आदेश है वो दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो भी आदेश दिया जाएगा उसके बाद में संपत्ति पर तुरंत कब्जा कर लिया जाएगा, यानी संपत्ति पर कब्जा तुरंत कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार का धन के संदाय के संबंध में भी यदि कोई आदेश दिया जाता है तो वह आदेश नियम 10 के अंतर्गत न्यायालय में जो भी धन का संदाय किया जाएगा वो न्यायालय में ही किया जाएगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार आज हमने
अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।